हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन पढ़ लिया था और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ लिया था। काफी अच्छे से, काफी डिटेल में हिस्ट्री कलेक्शन का फॉर्मेट समझा था हमने, कैसे लिया जाता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका एक एग्जांपल्स के थ्रू पूरा एक ओवरव्यू समझा था। कब कितने मार्क्स देने होते हैं, टोटल मार्क्स कितना है, नॉर्मल कितना है, कितना एबनॉर्मल है, कितना सीवियर है, ये सब चीजें हमने वहां पे समझ ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को मैंने अरेंज करके रखा है, जितना भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की वीडियोस हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू टेक्निक को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंट मेंटल स्टेट। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, एक पूरा एक सिस्टमैटिक असेसमेंट होता है पेशेंट का जो भी मेंटल स्टेट है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि पेशेंट कैसा सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा परसीव कर रहा है, पूरा सब कुछ ओवरऑल सारी चीजें इसके अंदर असेस की जाती हैं। ठीक है, ये काफी डिटेल्ड होता है, काफी लंबे टाइम के लिए, काफी लंबा टाइम लगता है इसको करने में। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। अभी इसका भी मैं पूरा फॉर्मेट आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप याद रख सकते हो, तो सब कुछ समझेंगे। ठीक है, द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डायग्नोसिंग मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सीवियरिटी ऑफ अ पर्सन सिम्टम। ठीक है, यानी कि एक मेन डायग्नोसिस होता है मेंटल डिसऑर्डर्स का। इसके अंदर इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कितने ज्यादा सीवियर हैं। नेक्स्ट फिर पर्पस और ऑब्जेक्टिव, क्या क्यों हम करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? ये किया जाता है असेस करने के लिए जो भी करेंट मेंटल स्टेट है पेशेंट की, टू आइडेंटिफाई एनी मेंटल इम्पेयरमेंट और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। यानी कि सबसे पहले तो हम पेशेंट की जो भी मेंटल स्टेट है उसको समझने के लिए करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि समझने के लिए कि क्या पेशेंट को कोई मेंटल इम्पेयरमेंट है, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है कि नहीं है। टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मेलिटीज इन थिंकिंग, परसेप्शन, मूड, कॉग्निटिव बिहेवियर। ठीक है, तो ये करने के लिए, एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, थिंकिंग, परसेप्शन, मूड, कॉग्निटिव और बिहेवियर के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। टू रिकॉर्ड फाइंडिंग्स इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डायग्नोसिस एंड प्लानिंग ट्रीटमेंट। इससे क्या मिलता है, एक हमको स्टैंडर्ड डायग्नोसिस मिलता है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। टू कंपेयर पेशेंट्स कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, इससे क्या करते हैं, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको हम समझते हैं पहले और बाद में ट्रीटमेंट के, कि ट्रीटमेंट से क्या सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पहले से और ज्यादा सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको समझने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। अब ट्रिक याद रखना, अब एक ट्रिक होती है इसको याद रखने के लिए, ABC स्टैम्प लिकर। ठीक है, क्या ट्रिक है, ABC स्टैम्प लिकर। अब चलो समझते हैं इसका फुल फॉर्म। ए से क्या होता है, अपीयरेंस, बी से बिहेवियर, सी से कोऑपरेशन या फिर एटीट्यूड भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फिर एस, अब स्टैम्प पे आ जाओ। एस से है स्पीच, टी से है थॉट प्रोसेस, ए से अफेक्ट, एम से मूड, पी से परसेप्शन। अब लिकर, लिकर है यानी कि एल से है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आई से है इनसाइट, सी से होगा कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि जो भी ओरिएंटेशन और मेमोरी है, ठीक है, वो समझेंगे। के से है नॉलेज, नॉलेज या फिर जजमेंट, ई से है आई कांटेक्ट एंड आर से है रिस्क, यानी कि सुसाइडल बिहेवियर है, वॉयलेंस है, खुद को हार्म पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, या फिर ये सब चीजें एब्सेंट है। ये होता है टोटल, ये सारी चीजें मेनली हम चेक करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। ऐसा हो सकता है कि अब मैं जब आगे इसको एक्सप्लेन करूं तो हो सकता है कि कुछ हेडिंग्स के अंदर ही कई सारी चीजें आ जाए जो यहाँ पे इंडिविजुअल लिखी गई हैं, तो उसको भी आप वैसे भी आप समझ के रख सकते हो। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है, वैसे भी लिखोगे तो भी ठीक है। ये तो एक तरीका है याद रखने के लिए, बाकी प्रॉपर वे ये होता है। ठीक है, अब जनरल अपीयरेंस, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें बॉडी बिल्ड देखा जाएगा, कैसे है, थिन है, एवरेज है या ओबेस है पर्सन,
हाइजीन और ग्रूमिंग चेक किया जाएगा कि बाल बाल कटवा के आया है कि नहीं, नहा के आया है कि नहीं, क्लीन है या अनक्लीन लिखेंगे। फिर ड्रेसिंग देखेंगे कि हाँ एप्रोप्रिएट ड्रेस पहना है कि नहीं पहना है, इनएप्रोप्रिएट है या फिर बाइजर है, ये चेक करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए हम ये समझेंगे कि पेशेंट सैड है, एंशियस है, स्माइलिंग है, फ्लैट है या डल है। ठीक है, पोस्चर पोस्चर देखेंगे कि आराम से बैठा हुआ है, रिलैक्स्ड है, टेंस्ड है, कैसा है पेशेंट। आई कांटेक्ट देखेंगे, नॉर्मली आई कांटेक्ट कर रहा है या फिर आंख नहीं मिला रहा है, अवॉइड कर रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही आई कांटेक्ट कर रहा है, ये भी देखेंगे। गेट यानी कि चलने फिरने का जो तरीका है वो कैसा है, नॉर्मल है, स्लो है, कैसा है, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं जनरल अपीयरेंस में। अब फिर नेक्स्ट होता है जनरल बिहेवियर। अब बिहेवियर में कैसे कि कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बात करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है हमसे, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली तो नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा इरिटेट तो नहीं हो रहा है, विड्रॉ तो नहीं हो रहा है, इंटरेक्टिव कुछ ज्यादा ही तो नहीं घुस रहा है बीच में बातों में। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी यानी कि शांति से बैठ रहा है कि नहीं, शांति से बैठ के बात कर पा रहा है कि नहीं। जो भी मेनिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर मोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, तो वो सही से बैठ नहीं पाएंगे, शांति से बैठेंगे नहीं, इधर उधर चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ पैर वैर हिलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो, और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। या फिर नॉर्मल, ठीक है, जेस्चर्स नॉर्मल, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, ये सब चीजें। एनी रिपीटेटिव और पर्पसलेस मूवमेंट, जैसे कि मान लो टिक्स जो होता है मसल मूवमेंट का एक डिसऑर्डर होता है, इसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता रहता है। ट्रिमर्स आना यानी कि हाथ कांपना, या फिर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी मतलब कर रहा है, बिना मतलब का बार बार कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर चेक किया जाता है। नेक्स्ट फिर होता है स्पीच। अब स्पीच के अंदर हम देखेंगे कि कैसी स्पीच है उसकी, रेट कैसा है, धीरे बोल रहा है, नॉर्मल बोल रहा है या बहुत ज्यादा तेज बोल रहा है। वॉल्यूम चेक करेंगे, टोन देखेंगे कि मोनोटोन है, प्रेशर्ड है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो एक ऐसे क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स के अंदर कि जो टोन है पेशेंट की वो क्या उसका बिहेवियर बताती है कि नहीं बताती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके अंदर क्या था, टोन होता है भाई, टोन अफेक्ट करता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो ना। ये शायद मैंने पेपर आपको सॉल्व भी कराया हुआ है, मुझे भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। फ्लुएंसी यानी कि कैसे वो बात कर रहा है। रेलिवेंस, लॉजिकल है, इलॉजिकल है। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो सर्कमस्टेंशियलिटी और एक टेंजेंशियलिटी। यानी कि एक सर्कमशियल होगा यानी कि वो अंदर अंदर ही बात करेगा। मान लो जैसे तुमने उससे पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो अब वो बता रहा है कि मैं सुबह उठा था, नहाया हूँ, खाना खाया हूँ, फिर मैं ऑटो पकड़ा हूँ, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। ऐसे करके अगर घुमा फिरा के बताया, काफी लंबा घूम के बताया, पर लास्ट में वो पॉइंट पे आ गया, ठीक है, बता दिया, तो उसे हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, सर्कमस्टेंशियलिटी ये भी हम फिर से पढ़ेंगे जब हम पढ़े होंगे डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट, तभी ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होता है टेंजेंशियलिटी, मतलब बाहर ही बाहर रहना। टेंजेंट आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, सर्कल में चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी होगी टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि एक पॉइंट से जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है रेडियस के साथ में, तो ये बस बाहर बाहर की बातें करेगा। ठीक है, ये टेंजेंशियलिटी यानी कि लास्ट में वो आया ही नहीं बात पे। ये हमने जो उससे पूछा था, मान लो हमने पूछा था कि आप यहाँ कैसे आए, तो बस ये ऐसे बाहर बाहर की बातें बताता गया, लेकिन लास्ट में उसने ये नहीं बताया कि मैं ऑटो से आया था, बाइक से आया था, लेकिन उसे कुछ लास्ट में आया ही नहीं वो अपने पॉइंट पे, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। नेक्स्ट फिर है मूड। अब मूड पेशेंट का कैसा है, इमोशनल स्टेट का पता चलता है मूड के थ्रू हमें। जैसे हम पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो उसको देखने को मिलेगा, हाँ कहेगा मैं नॉर्मल हूँ, या उसकी बात से ही हमें पता चलेगा। तो अगर नहीं बोल रहा है, मान लो ये क्वेश्चन तुमने किया, नहीं बोल रहा है तो डिप्रेस्ड है, या घबरा कर बोल रहा है तो एंशियस है, इरिटेबल है, गुस्से में बोल रहा है, आपसे क्या मतलब है, मेरा मूड कैसा है आपसे क्या मतलब है, आप क्या करोगे जानकर,
ऐसे करके बोल रहा है, यानी कि इरिटेबल है, एलिवेटेड है, बहुत ज्यादा तेजी से बातें कर रहा है, इथमिक है, ठीक है। अफेक्ट यानी कि ऑब्जर्व एक्सप्रेशन ऑफ मूड, यानी कि जो हमें दिख रहा होता है, ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशंस जो होते हैं मूड के, जैसे कि अब रेंज क्या है उसकी, फुल है, रिस्ट्रिक्टेड है, ब्लंटेड है या फ्लैट है, एप्रोप्रिएटनेस एप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट है, स्टेबिलिटी स्टेबल है या फिर लाइबाइल है, ठीक है, लेबाइल है, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब थॉट प्रोसेस ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट, यानी कि थॉट प्रोसेस के अंदर दो आता है, एक तो फॉर्म ऑफ थॉट आता है और नेक्स्ट थॉट कंटेंट आता है। तो अब कैसा है, हाउ द पेशेंट इज थिंकिंग, लॉजिकल है, कोहेरेंट है, इलॉजिकल बातें कर रहा है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज यानी कि एक बात कंप्लीट ना होना दूसरी बात स्टार्ट कर देना, उसे हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ये ज्यादातर मेनिया के पेशेंट्स में आता है। या टेंजेंशियलिटी है, सर्कमस्टेंशियलिटी है, मैंने बताया आपको वो डिसऑर्डर ऑफ थॉट में आता है, ठीक है। टेंजेंशियलिटी और सर्कमस्टेंशियलिटी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। थॉट ब्लॉकिंग यानी कि सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या रहता है, थॉट ब्लॉक हो जाते हैं। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन भी देखने को मिलता है, यानी कि वही ये लास्ट में मतलब एक पॉइंट तक ना आना और दूसरी बात स्टार्ट कर देना, ये लूजनेस ऑफ एसोसिएशन रहता है। ये सब हम बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी तो ये ईटियोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे इसको हम समझेंगे अच्छे से। थॉट कंटेंट, अब थॉट कंटेंट कैसा है, तो इसमें पेशेंट इज थिंकिंग, यानी कि पेशेंट कैसा सोच रहा है, ये हम चेक करेंगे। पहला तो डिल्यूजन, परसिक्यूशन, ग्रैंडियोर, रेफरेंस और निहिलिस्टिक। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है कि उसे कोई मार रहा है, कोई मारना चाहता है। ग्रैंडियोर यानी कि डिल्यूजन उसे रहता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके आगे अब कोई भी नहीं है, वो ग्रैंडियोर होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है। ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं थॉट फॉर्म्स के अंदर। हाँ, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, डिल्यूजन वगैरह। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम समझेंगे। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एक होता है, यानी कि इसमें ऐसे लगता है पेशेंट को कि ये सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग मिलके मेरे ही बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में बुरा बुरा बातें करते हैं। तो ये सब हम और ज्यादा, और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे डिल्यूजन और डिल्यूजन के अंदर, ठीक है। एक डिल्यूजन रहता है, एक ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन के अंदर यानी कि कोई विचार बार बार आना, दिमाग के अंदर बार बार अगर कोई विचार आ रहा है, जैसे कि आप मान लो घर से निकले, आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, यार मैंने गैस बंद किया था कि नहीं बंद किया था, मैंने ताला बंद किया था कि नहीं बंद किया था अपने रूम में। तो ये चीज अगर बार बार आ रही है तो उसे हम ऑब्सेशन बोलते हैं, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशंस, ओवर वैल्यूड आइडियाज, ठीक है, ये सब होते हैं थॉट कंटेंट, ठीक है, यानी कि पेशेंट कैसा सोच रहा है। मेनली क्या है अपना, डिल्यूजन ऑब्सेशन का ज्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट फिर अगर और ज्यादा थोड़ा सिवियरिटी बढ़ने जाती है तो फोबियाज, सुसाइडल थॉट्स आना, ये सब चीजें धीरे धीरे आना उसमें शुरू होती है। नेक्स्ट फिर अब परसेप्शन, अब परसेप्शन के अंदर दो तरह की चीजें मेनली होती है, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, सॉरी इल्यूजन, ठीक है, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है, 5 तरह का होता है। ये दोनों ही क्या है, हमारे जो परसेप्शन है, यानी कि जो भी हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव कर रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या क्या होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ठीक है। तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, तो ऐसे ही 5 हेलुसिनेशन होंगे। जब मान लो सुनने में गड़बड़ी हो रही है, हम कुछ भी प्रेजेंट नहीं है आसपास में, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आसपास में कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई के अंदर अगर हमें कोई भी चीजें सुनाई दे रही हैं तो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कुछ दिखाई दे रहा है जो नहीं प्रेजेंट है तो वो विजुअल हेलुसिनेशन है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन यानी कि कुछ नहीं भी चल रहा है हमारी स्किन पे, या कोई हमें नहीं टच कर रहा है फिर भी लग रहा है कि हमें कोई टच कर रहा है, हमें छू रहा है, तो वो टेक्टाइल हेलुसिनेशन है। नेक्स्ट फिर ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, उसके नेक्स्ट फिर गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है कि हमें स्मेल आना, समझे, कोई भी आसपास कुछ भी स्मेल नहीं है फिर भी अगर हमें स्मेल आ रही है तो उससे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट फिर है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, यानी कि हमें टेस्ट आ रहा है कुछ अजीब सा, तो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है। फिर उसके बाद है इल्यूजन, यानी कि ये हमारा
ऐसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है बट उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, तो उसे हम इल्यूजन बोलते हैं। यानी कि मान लो रस्सी पड़ी थी हमारे सामने और हमने तब उसको सांप समझ लिया, तो वो होता है इल्यूजन। अगर वहां पे रस्सी ना होती फिर भी हमको दिखाई देता कि सांप है, तो वो होता है हेलुसिनेशन। यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं है फिर भी दिख रहा है तो हेलुसिनेशन, और अगर कुछ प्रेजेंट है और फिर लग रहा है कि हाँ ये कुछ और अलग चीज है, तो उसे हम इल्यूजन बोलते हैं। डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, ठीक है, ये सब चीजें होती है। ऐसे उसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू हियर और सी एनीथिंग दैट अदर्स कैन नॉट, यानी कि आपको क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है जो औरों को नहीं दिखाई सुनाई देता है, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट फिर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हम क्या, एक बार पेशेंट से जो जैसे हमने मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं 5 क्वेश्चन टाइम से प्लेस से सब करके पूछे थे, तब यहाँ पे भी उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि टाइम से कुछ क्वेश्चन पूछ लेना कि हाँ कौन से साल में आपका बर्थ हुआ था, अभी कौन सा महीना चल रहा है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी डेट है, ये सब करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। प्लेस पूछ सकते हो कि आप इस टाइम कहाँ पर हो, आपका घर कहाँ है, आप किस शहर में पैदा हुए थे। पर्सन से उसका नाम पूछ सकते हो, फैमिली मेंबर्स पूछ सकते हो, आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उनका क्या क्या नाम है। ये एक बेसिक ओरिएंटेशन रहता है। डिसओरिएंटेशन अकर्स इन डिलीरियम एंड डिमेंशिया, जो कि हमने मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पढ़ा था ना, कॉग्निटिव वाला जितना भी चीजें हैं वो डिलीरियम और डिमेंशिया के अंदर ही अफेक्ट होता है। ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसी में ज्यादा मेनली अफेक्ट करता है ये। नेक्स्ट फिर है कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि जो भी हमारे दिमाग के थ्रू होने वाले फंक्शंस है, जैसे कि अटेंशन और कंसंट्रेशन। अटेंशन और कंसंट्रेशन चेक करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि पर्सन से बोल सकते हो कि आप वर्ल्ड को बैकवर्ड बोलो, ठीक है, यानी कि DLROW ऐसे करके आप बोलो, तो इससे पता चलेगा पर्सन का क्या अटेंशन है और कंसंट्रेशन लेवल क्या है। या फिर डिजिट्स का रिपीटेशन कराएंगे। मेमोरी के अंदर अब हम इमीडिएट मेमोरी चेक करेंगे, कुछ 3 वर्ड्स बताएंगे पेशेंट को और उससे कहेंगे 1 मिनट बाद कि हमने जो बताया था वो मुझे बताओ। या फिर रिसेंट में पूछेंगे आज आपने क्या खाया है, या फिर बचपन का कोई इवेंट पूछेंगे, आपको कुछ याद है आपके बचपन में कभी कुछ हुआ था ऐसा, तो वो चीजें ऐसे पूछेंगे। नेक्स्ट फिर इंटेलिजेंस के अंदर कुछ भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, इस शहर मतलब इस देश की राजधानी कहाँ है, ऐसे करके वोकैबुलरी से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोवर्ब्स जैसे कुछ पूछ सकते हैं, या फिर अरिथमेटिक एबिलिटीज का पूछ सकते हैं कि हाँ 100 में से आप 5 बार 10 को माइनस करिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवर्ब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ, यानी कि उससे हम ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ, इसका क्या मतलब है आप मुझे बताओ। इसका यही सिंपल सा मतलब है कि अगर स्टिच टाइम पे लग जाता है तो वो जान बचा सकता है। नेक्स्ट फिर है जजमेंट, यानी कि पेशेंट का जजमेंट कैसा है, सोशल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट और टेस्ट का जजमेंट, ठीक है। इनसाइट नेक्स्ट फिर है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है कि पेशेंट का अवेयरनेस कितना है, उसकी खुद की इलनेस को लेके, प्रेजेंट है, पार्शियल है या फिर एब्सेंट है, तो ये इनसाइट होता है, ठीक। नेक्स्ट फिर साइको सोशल फैक्टर्स। साइको सोशल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे फैमिली का क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रेसर्स क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, ये भी तो समझना होगा ना। तो ये क्या करता है, हेल्प्स एस्टैब्लिश थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है पेशेंट और नर्स के बीच में, या फिर जो भी काउंसलर हो, साइकेट्रिस्ट हो, उसके बीच में। बेसलाइन असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस, इससे क्या होता है एक हमें बेसिस पता चलता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को इसमें, क्योंकि हमने सभी चीजों को इंक्लूड कर लिया है, जिससे हमें पता चलता है, डायग्नोसिस मिलता है, एक बेसिक डायग्नोसिस मिल जाता है। हेल्प्स इन प्लानिंग नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर को प्लान करने के लिए हेल्पफुल होता है, ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए हेल्पफुल होता है। हेल्प्स इवैल्यूएशन प्रोग्रेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब मान लो कोई पर्सन है
ट्रीटमेंट ले रहा है, उसने 3 दिन 1 हफ्ते ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद क्या कोई प्रोग्रेस हुआ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी है। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि एक साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग का एक एसेंशियल पार्ट होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट फिर आता है इंटरव्यू टेक्निक। अब ये लास्ट हमारा तरीका होता है, बस ये 4 तरीकों का ही यूज किया जाता है मेनली हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, या जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए। इंटरव्यू टेक्निक इज इंटरव्यू इज अ प्लान्ड पर्पसफुल फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, इंटरव्यू एक प्लान्ड होता है कोई पर्पस के लिए, और इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है नर्स और पेशेंट के बीच में। ठीक है, एक इंटरव्यू आप जानते हो, बेसिक इंटरव्यू मतलब सामने बैठकर आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो सामने वाले से, वो आंसर देता है, ये ऐसे करके एक हमारा चलता है प्रोसीजर। इट हेल्प्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड पेशेंट्स फीलिंग, थॉट्स एंड बिहेवियर्स एंड बिल्ड अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, यानी कि इससे क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशंस को, समझते हैं पेशेंट की फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, उसके बिहेवियर को, और एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। नेक्स्ट फिर अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरव्यू की। सबसे पहली बात तो ये पर्पसफुल होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, फालतू के लिए नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए कि किस जगह पर किस समय हम कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, पूरा प्लानिंग होनी चाहिए इसकी। प्रोफेशनल होना चाहिए, ये रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, कोई भी जजमेंट नहीं देना चाहिए। हाँ, पेशेंट अगर हमसे कुछ बता रहा है, उसने अपनी गलती बता दी अगर हमसे, तो हम उसका मजाक नहीं बनाएंगे या फिर उसे कुछ भी गलत एडवाइस नहीं देंगे, वहां पे बस हमें उसकी बातों को सुनना होता है। टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें नर्स को भी बोलना है और पेशेंट को भी बोलना है, ये नहीं कि सिर्फ आप बोले जा रहे हो उसे बोलने का ये नहीं मौका दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, जो भी पेशेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे उसे प्राइवेट रखना है, किसी और से शेयर नहीं करना है जब तक जरूरत ना पड़े। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एकदम शांत, एक प्राइवेट वेल वेंटिलेटेड प्लेस होनी चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, यानी कि पेशेंट के साथ रेपोर्ट बिल्ड करो आप। रेपोर्ट का मतलब यही होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना जिसमें पेशेंट अपनी बातों को शेयर कर पाए। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फीलिंग, पेशेंट की फीलिंग को समझना। नेक्स्ट फिर फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरव्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, यानी कि जैसे पेशेंट की कंडीशन होगी वैसे इंटरव्यू चेंज भी किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट रिस्पांस, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कुछ भी हो आपको डॉक्यूमेंट करना है। आपने एक इंजेक्शन लगाई, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कुछ अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज होते हैं उनको समझते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि पहले से इसमें क्वेश्चंस तैयार होंगे कि क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या ऑर्डर रहेगा उन क्वेश्चंस का। यूजफुल इन रिसर्च एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जैसे कि हमने आपको बताया ना कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछने हैं, वो भी एकदम पूरा सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, यानी कि इसमें ओपन फ्लेक्सिबल, पेशेंट यहाँ पे फ्री होता है, वो कुछ भी बात कर सकता है। इसका मेनली क्या यूज किया जाता है, रिपोर्ट बिल्ड करने में। फोकस्ड इंटरव्यू, अब फोकस्ड है, जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, हेलुसिनेशन है या सुसाइडल आइडिया आ रहे हैं, तो उस पे एकदम फोकस्ड इंटरव्यू रहे। ठीक है, नेक्स्ट फिर इनिशियल इंटरव्यू, यानी कि फर्स्ट मीटिंग हेल्प्स गैदर बेसलाइन इंफॉर्मेशन। अब इनिशियल इंटरव्यू कब किया जाएगा, जब आप पहली बार मिल रहे होगे पेशेंट से, या पेशेंट आपसे जब पहली बार मिल रहा होगा तब होगा इनिशियल इंटरव्यू। इसमें हम पेशेंट के बारे में जानेंगे, थोड़ा आइडिया लेंगे कैसा क्या दिक्कत हुआ, इसको कैसे हुआ। फॉलो अप इंटरव्यू, यानी कि अब इवेल्युएट करने के लिए हर हफ्ते पे 15 दिन पे आप ट्रीटमेंट लेते रहो, साथ साथ में इंटरव्यू भी होता रहेगा आपका 15-15 दिन पे, ये पता चले हाँ क्या प्रोग्रेस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट विद थेरापेटिक इंटरव्यू। थेरापेटिक इंटरव्यू क्या होता है, हेल्प्स पेशेंट एक्सप्रेस इमोशंस एंड रिड्यूस एंजाइटी। ठीक है, ये थेरापेटिक इंटरव्यू रहेगा। नेक्स्ट फिर स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। अब स्टेज क्या होते हैं, 5 स्टेज होते हैं मेनली। प्रिपरेशनल स्टेज होगा एक, तो इसमें प्रिपेयर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर इंट्रोडक्शन फेज रहेगा, नेक्स्ट फिर डिटेल्ड इंक्वायरी फेज चलेगा, और फिर चौथे फेज में क्या होगा, इवेल्युएशन फेज होगा, लास्ट में रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन, यानी इसमें जो भी इंटरव्यू के अंदर बातें हुई उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है,
पहला प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, यानी कि इसको हम प्री इंटरव्यू फेज भी बोलेंगे, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट फिजिकल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिफोर मीटिंग द पेशेंट, यानी कि इसके अंदर एक हम प्रॉपर फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाएंगे पेशेंट से मिलने से पहले। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, क्या क्या किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले पेशेंट की केस फाइल को देखना, जो भी प्रीवियस नोट्स हैं, डायग्नोसिस है, मेडिकेशंस हैं, उनको समझना। सेट करना क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, यानी कि असेसमेंट, फॉलो अप, हिस्ट्री टेकिंग, ये सबको मतलब क्या कैसे करना है उसको पूरा एक सेट करना। सेट अ सुइटेबल प्लेस, यानी कि एक सही जगह पे आपको इंटरव्यू लेना है, शांत एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे प्राइवेट जगह हो, थोड़ा गुड वेंटिलेशन हो, कंफर्टेबल सीटिंग, सब चीजें हो। अरेंज फर्नीचर्स टू मेंटेन अ थेरेपेटिक डिस्टेंस अप्रॉक्स 2 to 3 फीट, 2 से 3 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा फर्नीचर्स के बीच में। इंश्योर सेफ्टी फॉर बोथ पेशेंट एंड नर्स, प्रिपेयर मटेरियल्स लाइक नोटबुक, पेन, असेसमेंट फॉर्म, ये सबको तैयार करके रखना है। मेंटेन सेल्फ अवेयरनेस, यानी कंट्रोल योर इमोशंस एंड बायस एंड एंजाइटी, यानी कि खुद को कंट्रोल करके रखना है, वहां पे कुछ भी बहस नहीं करने लग जाना है, एंजाइटी अपनी कंट्रोल करना है। प्लान द टाइम ड्यूरेशन एंड कीप इनफ टाइम सो पेशेंट डज नॉट फील रश्ड, यानी कि ये नहीं जल्दी जल्दी बताओ क्या काम है तुमको, जल्दी बोलो, ये सब बातें नहीं करना उसमें, ठीक है। तो एकदम मतलब टाइम होना चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा पेशेंट को, जितना उसको टाइम चाहिए उतना देना पड़ेगा। इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी बिफोर बिगनिंग, यानी कि जो भी बातें होंगी वो कॉन्फिडेंशियल होंगी, आप किसी और से शेयर नहीं करोगे, ये आपको इंश्योर करके रखना है। नेक्स्ट फिर इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज के अंदर क्या होता है? पर्पस टू बिल्ड रैपोर्ट एंड ट्रस्ट एंड टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी फेज में हम एक रैपोर्ट ट्रस्ट बिल्ड करते हैं पेशेंट के साथ में, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं ताकि वो अपनी बातों को आराम से समझा सके, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है? हमें पेशेंट को शांति से एकदम प्यार से उसे ग्रीट करना है, हाँ गुड मॉर्निंग ऐसा बोलना है, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी खुद को हमें एक बताना है कि हमारा नाम क्या है, हमारी डेजिग्नेशन क्या है। एक्सप्लेन करना है द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू किस लिए किया जा रहा है। एश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दी फॉर इंफॉर्मेशन, यानी उसे बताना है कि आप मुझे जो भी बातें बताओगे मैं किसी और से शेयर नहीं करूंगा, आप एकदम फ्री होके, आप एकदम फील फ्री कर मुझसे बात करो आप। ऑब्जर्व पेशेंट्स इनिशियल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, इसके अंदर हम क्या करेंगे? पेशेंट का जो भी इनिशियल अपीयरेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, ऑफर सीट्स, मेंटेन आई कांटेक्ट, ठीक है, यानी कि पेशेंट को कंफर्टेबल हमें करना है कि हाँ आप बैठो, यहाँ पे बैठो, अच्छे से आई कांटेक्ट बनाना है। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एनकरेज टॉकिंग, यानी कि हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछना है कि सिर्फ यस और नो आंसर देके पेशेंट निकल सके, ऐसे नहीं क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या, हम क्या पूछ सकते हैं? हाउ आर यू फीलिंग टुडे, अब ये नहीं पूछना आप अच्छा फील कर रहे हो, तो कहेगा हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, आप ऐसा पूछो कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो वो बताएगा ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट फिर डिटेल्ड इंक्वायरी फेज, जो हमारा वर्किंग फेज होता है, उसके अंदर क्या होता है? हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है पेशेंट की प्रॉब्लम्स से, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग है, क्या हिस्ट्री है, सब कुछ अच्छे से इंफॉर्मेशन लेनी है। यूज करना है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक ड्यूरिंग इंक्वायरी, यू विल एक्सप्लोर, ठीक है। हमें क्या क्या करना है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उससे पूछना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, किस वजह से आप यहाँ पर आए हो, कब से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या सीवियरिटी है, आपकी दिनचर्या पे क्या असर पड़ रहा है। पास साइकेट्रिक हिस्ट्री पूछना है कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, आप पहले कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे, कभी आपने साइकेट्रिक मेडिकेशंस ली थी, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, क्या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, कभी सिर पे चोट लगी थी, झटके आते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, क्या घर में कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, कभी घर में कोई सब्सटेंस अब्यूज करता है, ऐसी चीजें पूछेंगे।
नेक्स्ट फिर पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं, हिस्ट्री टेकिंग वाला ही पूरा चीजें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो हिस्ट्री टेकिंग ही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बर्थ हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप, ये सब वाली हिस्ट्री लेंगे। सोशल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेना, स्ट्रेस, सोशल सपोर्ट, लिविंग कंडीशंस के बारे में हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, जो मैंने बताया आपको, अपीयरेंस, बिहेवियर, मूड, अफेक्ट, स्पीच, थॉट, परसेप्शन, कॉग्निटिव, कॉग्निशन और जजमेंट एंड इंसाइट, ये सब चीजें करेंगे। नेक्स्ट फिर लास्ट वाला हमारा आता है मेन स्टेज, हमारा इवेल्युएशन फेज होता है, जिसे हम टर्मिनेशन फेज भी बोलते हैं। पर्पस इसका रहेगा टू इवेल्युएट एंड समराइज द इंटरव्यू एंड प्लान फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि समराइज करते हैं इंटरव्यू को, प्लान करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आप याद रखना इसमें, समराइजिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, यानी जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, मान लो पेशेंट आपको बता रहा है उसे नींद लेने में प्रॉब्लम है, उसे कोई भी चीज में प्रॉब्लम है, तो आप उसे दोबारा से यहाँ पे पूछोगे, क्लैरिफाई करोगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप दोबारा से उसको पूछोगे पेशेंट से। आस्क पेशेंट फॉर फीडबैक, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, यानी कि उससे हम पूछेंगे क्या आप और कुछ मुझे बताना चाहते हो, तो वो कहेगा नहीं ठीक है, या कुछ बताएगा तो आपको उसे भी नोट करना है। इवेलुएट पेशेंट्स इमोशनल स्टेट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के एंड में आपको पेशेंट का इमोशनल स्टेट को इवेलुएट करना है। प्रोवाइड करना है रीअश्योरेंस विदाउट फॉल्स प्रॉमिस, यहाँ पे हमें कोई प्रॉमिस नहीं करना, लेकिन उसे रीअश्योर करना है कि हाँ हम आपके लिए यहाँ पर हैं, आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके उससे बोलना है। इन्फॉर्म अबाउट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और नेक्स्ट स्टेप्स इन ट्रीटमेंट, यानी कि हम नेक्स्ट कब जब भी अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बताना है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा ट्रीटमेंट में उसके बारे में बताना है। एंड दिस सेशन पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, ठीक है। अब इसको एंड कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशंस, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन वाला फेज रहता है, यानी कि इसमें क्या करना होता है, हमें एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर क्लिनिकल यूज, यहाँ पे जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे हमें लिख देना है, ताकि वो आगे चल के फ्यूचर में उसका यूज किया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, रिकॉर्ड द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग, मतलब इंटरव्यू खत्म होने के तुरंत बाद हमें सबसे पहला काम करना है, जो भी हमने बातें बातें की वो सब चीजें जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उन सब चीजों को लिख लेना है। यूज एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, पेशेंट की जो भी चीफ कंप्लेन है उसको लिखना। वर्बेटिम स्टेटमेंट्स, यानी कि वर्बेटिम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो भी पेशेंट्स के वर्ड होते हैं, यानी कि जो पेशेंट के वर्ड में हमें लिखना है, पेशेंट जो भी बताएगा उसे उसी के वर्ड में लिखना है, इससे हम बोलते हैं वर्बेटिम स्टेटमेंट्स। मेंटल स्टेटस फाइंडिंग्स करनी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, इंटरव्यू टेक्निक जो भी यूज की है वो सब चीजें लिखना है। प्लान और इंटरवेंशन ये सब चीजें लिखनी है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी क्लियर, नीट एंड कंप्लीट, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, नीटली लिखा होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट अब इंटरव्यू टेक्निक्स, ठीक है। इंटरव्यू टेक्निक्स क्या क्या होती हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला तो इसमें लिसनिंग, यानी कि हमें सुनना है, ध्यान से सुनना है जो भी पेशेंट की बातें हैं उसे, जो पेशेंट अपनी बातों को बता रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है, वो सब चीजें आपको बतानी है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है उसकी बातों में, तभी पेशेंट आपसे बात करेगा। नहीं वो बोले जा रहा है आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो नहीं बताएगा फिर आगे। साइलेंस, यानी कि पेशेंट को सोचने और एक्सप्रेस करने के लिए समय दीजिए, आप बस शांति सुनिए, मुंडी हिलाते रहिए, हाँ ठीक है ठीक है, आगे वो अपने आप बताता जाएगा। यूज स्पेशली विथ एंशियस, डिप्रेस्ड एंड स्लो रिस्पॉन्ड पेशेंट्स, ठीक है। वहां पे शांति से आपको बस सुनना है बातों को। एक्सेप्टिंग, यानी कि पेशेंट जो भी बोल रहा है वो आप सुन रहे हो, ऐसा उसे लगना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, आगे ऐसे करके आप पूछते जाओ उससे बातें तो वो बताता जाएगा। ब्रॉड ओपन स्टेटमेंट्स, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछना है उससे कि आप मुझे बताओ आप आज कैसा फील कर रहे हो, तो वो बताएगा। अब ऐसे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, वो वहां पे कुछ भी बता सकता है, वही ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि
आपको कैसा फील हो रहा है ये आप बताओ। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसका आंसर यस और नो हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी पूछना है कि आपने आज अच्छे से आप सोए हो कि नहीं सोए हो, तो बताएगा हाँ या ना। ऐसे क्लोज एंडेड भी क्वेश्चन पूछने में ज्यादातर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में क्या किया जाएगा, हेल्प क्लियर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, डू यू मीन यू फील अनसेफ एट होम, यानी कि यहाँ पे हमें दोबारा से पूछ रहा है। जैसे वो मान लो बताया कि मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता है, तो आप ऐसे पूछो क्या आपको घर पे अनसेफ फील होता है, आपको वहां पे डर लगता है, ये सब चीजें ऐसे पूछोगे। रीस्टेटिंग, रीस्टेटिंग आपसे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखना, यानी कि इसमें पेशेंट के जो वर्ड्स होते हैं उसे रिपीट किया जाता है, इसे हम कहते हैं रीस्टेटिंग, या फिर पैराफ्रेजिंग भी बोलते हैं इसी को। थोड़ा अलग वे में अगर करते हैं तो उसे पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम पेशेंट के वर्ड्स को रिपीट करते हैं। जैसे पेशेंट ने बोला आई एम स्केयर्ड, यानी कि उसे डर लग रहा है, तो पेशेंट नर्स पूछेंगे यू फील स्केयर्ड, बोला आपको डर लग रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे, रीस्टेट करना। पेशेंट बोला कि मुझे डर लग रहा है, तो नर्स भी पूछेगी उसे कि क्या आपको डर लग रहा है। फोकसिंग यानी ब्रिंग बैक पेशेंट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी दोबारा से अगर मान लो पेशेंट ने कुछ बोला तो उसे हम फिर से उस पॉइंट पे ले आने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्टिंग हेल्प्स पेशेंट अंडरस्टैंड देयर ओन थॉट्स, रिफ्लेक्ट करना, समराइज करना, एंड ऑफ इंटरव्यू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक समरी बना के पेशेंट के सामने उसे प्लेस करना कि पेशेंट कुछ बता रहा था, पूरी कहानी बता दी उसके, अब उसके जो जो मेन मेन पॉइंट्स है आप उसे दोबारा से आप उससे बताओ कि हाँ ठीक है आपका मतलब ये आई, ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी, यानी कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए आपका। यहाँ पे कोई भी पेशेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, पेशेंट को अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं देना है। रीएश्योर करना है, यानी कि इसके अंदर फॉल्स प्रॉमिस भी नहीं करनी है, पर रीएश्योरेंस करना है। जैसे कि वी आर हेयर टू हेल्प यू, यानी कि हम यहाँ पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ऐसा करके बोलना है। नेक्स्ट फिर अब कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है। बैरियर्स आते हैं, इसी को कम्युनिकेशन इन फेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, इसमें जैसे कि मान लो कोई नॉइज आ रहा है बाहर से, प्राइवेसी नहीं है, वहीं पे सब लोग घूम रहे हैं, तो कैसे बात करेगा कोई। नर्स जजमेंटल बिहेवियर है, हम नर्स जजमेंट कर रही है, बात तुम्हें ऐसा कैसा फील हो रहा है, तो ये बेकार है। पेशेंट एंजाइटी और हॉस्टिलिटी, पुअर लिसनिंग, आप ध्यान से बात नहीं सुन रहे पेशेंट की, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सब बैरियर्स रहते हैं। तो ये था हमारा मेंटल स्टेटस का असेसमेंट करने का, ये लास्ट हमारा सारे हमने चीजें पढ़ ली। हमने हिस्ट्री टेकिंग पढ़ लिया, हमने मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ लिया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ लिया, इंटरव्यू टेक्निक को पढ़ लिया। तो ये कंप्लीट होता है हमारा मेंटल हेल्थ असेसमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इटियोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेंटल डिसऑर्डर्स कंटिन्यू कर देंगे, जितने भी होते हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब शुरू करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।